एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ इस सप्ताह की चटपटी और रोचक खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है। उनका कहना सही था, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें ये लगा कि डॉक्टरों ने वैक्सीन के मामले में लापरवाही बरती है। आज हम दो रोचक मामले आपके सामने लेकर आए हैं। पहला मामला बाराबंकी के रामनगर सीएचसी का जुड़ा है, जहां से प्रधानी चुनाव में एक व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रभारी राजीव दीक्षित ने गांव में भेजकर लोगों का वैक्सीनेशन करा दिया। हंगामा मचा तो उनको खाली ट्रांसफर कर दिया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई। दूसरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक में का है, जहां एक एएनएम मोबाइल खेलने में इतना मशगूल थी कि उन्होंने एक महिला को दो बार वैक्सीन जड़ दिया। अब मामला इतना बिगड़ गया कि थाने तक पहुंच गया और मुकदमा लिखवाने की नौबत आ गई। तो क्या सरकारी तंत्र ने वैक्सीन को मजाक बना दिया है? और सरकार इन लापरवाह लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये वैक्सीन एक जीवनदायिनी चमत्कार के रूप में विकसित हुई है, लेकिन डॉक्टरों ने जो लापरवाही दिखाई है वो दर्शाता है कि जितना संवेदनशीलता इस वैक्सीन को लेकर होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को जान गए, लेकिन नीचे बैठे हुए डॉक्टर और एएनएम इस बात को समझने को तैयार नहीं है। बाराबंकी के रामनगर में जो सीएचसी है, उसके प्रभारी राजीव दीक्षित लंबे समय से इस जिले में जमे हैं। वो वहाँ की स्थानीय राजनीति में भी शामिल रहते हैं और यही वजह है कि बिना किसी के आदेश निर्देश के स्वयंभू उन्होंने गांव में भेजकर लोगों का टीकाकरण शुरू करा दिया। यह वैक्सीन के लेकर की गई सबसे घोर लापरवाही थी और सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन था। लेकिन राजीव दीक्षित का अभी तक निलंबन नहीं किया गया। उनके पक्ष में सरकार के ही विधायक और नेता पैरवी कर रहे हैं। बाराबंकी के सीएमओ पर भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह से कानपुर देहात का मामला देखें तो हमारे समाज में मोबाइल एक नशा बनता जा रहा है और उसी नशे की वजह से कानपुर देहात में एक महिला को 2 बार इंजेक्शन लग गया। अब सरकारी कार्य में लगे हुए लोग मोबाइल खेलने में इतना मशगूल हैं कि ना तो उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रहता है, ना अपने पति की, ना अपने मरीजों की। अब आप सोचिए, हैरत की बात है कि इतना संवेदनशील मामला है, लोगों की जान पर बनाई है, कोरोना से बचाना है। सरकार ने एक एक टीका बड़ा महत्व रखता है एक एक आदमी के जीवन के लिए, और मैडम मोबाइल खेलते खेलते लोगों को इंजेक्शन लगा दे रही हैं और ये भी नहीं देख रही कि 1 बार लगा चुकी, 2 बार लगा चुकी। अब जिनको कार्रवाई करना चाहिए वो इन सब पर मिट्टी डालने में जुट जाते हैं। जिम्मेदारी जिलों के सीएमओ की भी फिक्स होनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन पर तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हालांकि ये बदनामी दिल्ली तक पहुंची है, प्रधानमंत्री भी इस मामले पर बोल चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की आंख नहीं खुल रही। एम्बुलेंस को लाइफ सपोर्ट व्हीकल माना गया है, इमरजेंसी में उसका बड़ा महत्व होता है, लेकिन लोगों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस इन दिनों दूसरे कारणों से अब चर्चा में है, खासतौर से यूपी और पंजाब में। मामला पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी से जुड़ा है, जिसमें उनको जेल से अदालत ले जाने वाली एम्बुलेंस को लेकर हंगामा मचा है। यह एम्बुलेंस बाराबंकी जिले में रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर है UP 4180 7171। यह एम्बुलेंस रोपड़ कैसे पहुंची, किसके नाम पर रजिस्टर्ड हुई, बाराबंकी में क्यों हुई, बड़े रोचक किस्से इसके सामने आ रहे हैं। 2013 में यह एम्बुलेंस रजिस्टर्ड हुई थी डॉक्टर अलका राय के नाम पर।
डॉक्टर अलका राय मऊ जिले में रहती हैं। सरकारी अभिलेखों में बाराबंकी में उनके नाम पर ये एम्बुलेंस दर्ज है, लेकिन जिस अस्पताल के नाम पर यह एम्बुलेंस खरीदी गई है ना तो उसका कोई वजूद है बाराबंकी के रफ़ी नगर इलाके में, और ना ही डॉक्टर का जो पता लिखाया गया है वहाँ कोई मिलता है। बड़े हैरत की बात है कि एक एम्बुलेंस ने इतना बड़ा पूरे देश में हंगामा मचा दिया। बताया ये भी जाता है कि 6 साल से इस एम्बुलेंस की फिटनेस नहीं हुई है और करीब 4 साल से इसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। तो ये एम्बुलेंस खरीदी किसने और जिस डॉक्टर के नाम पर खरीदी गई, डॉक्टर अलका राय के नाम पर, वो बीजेपी की क्षेत्रीय महिला मोर्चे की महामंत्री हैं, नेता हैं। वो खुद हतप्रभ हैं कि उनके नाम पर कैसे ये एम्बुलेंस खरीद ली गई। और ये एम्बुलेंस मुख्तार की सेवा में रोपड़ जेल से अदालत में आने जाने में इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन हम आपको बताएं कि हिंदी फिल्मों में बहुत पहले ये दिखाया गया था कि हाजी मस्तान जैसा माफिया वो भी तस्करी के लिए ये एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था, क्योंकि एम्बुलेंस को कहीं रोका नहीं जाता और बताया ये जाता है कि चूंकि इमरजेंसी का मामला है और मरीज के जीवन से जुड़ा होता है, उसकी जान बचानी होती है, इसलिए माफिया और अपराधी इसका कई बार भरपूर इस्तेमाल करते रहे हैं। हाजी मस्तान के बाद दाऊद ने भी मुंबई में एम्बुलेंस का भरपूर इस्तेमाल किया है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि बाराबंकी जिले से अकेले 2400 एम्बुलेंस पूरे देश में दौड़ रही हैं जो बाराबंकी में रजिस्टर्ड हैं। इसमें करीब 150 से 200 निजी लोगों की एम्बुलेंस हैं, प्राइवेट सेक्टर की दर्ज हैं जो वहाँ पर। अब वहाँ पर मुख्तार अंसारी के गुर्गे इनका संचालन करते थे और मुख्तार अंसारी को जेल से लाने और ले जाने के लिए इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था। ये सब जांच का विषय है। लेकिन जिस एम्बुलेंस को आप जीवनदायिनी समझते हैं, जो एम्बुलेंस लोगों की जान बचाती है, लोगों के इमरजेंसी में काम आती है, उस एम्बुलेंस से क्या क्या कारनामे हो सकते हैं ये फिल्मों में भी और निजी जीवन में भी देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ सरकार का बार बार ये कहना रहा कि वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है। ऐसा ही मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में देखने को मिला है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि जो पीसा की मीनार है वो झुकी हुई है, लेकिन वो केवल 5 डिग्री ही झुकी है और वो विश्व की विरासत है, स्मारक है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में और बनारस में एक ऐसा पौराणिक स्थल है जो दुनिया की निगाह में नहीं है। वो एक चमत्कारिक मंदिर है, मणिकर्णिका घाट का रत्नेश्वर महादेव मंदिर। पीसा की मीनार तो 5 डिग्री झुकी है, रत्नेश्वर मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसे विश्व विरासत तो छोड़िए, पर्यटक स्थल के रूप में भी चिन्हित नहीं किया गया है। आज हम एक ऐसा मंदिर खोजकर आपके लिए लाए हैं। ऐसी मान्यता है कि ये रत्नेश्वर मंदिर का जो निर्माण था ये अहिल्याबाई होलकर के निर्देश पर उनकी एक दासी ने करवाया था। इटली की जो पीसा की मीनार है उसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 1173 में शुरू हुआ था और मीनार बनने में पूरे 200 साल लग गए। बताया यह जाता है कि 1280 में 4 भूकंप के झटके इस मीनार ने झेले, उसके बाद भी वो खड़ी है। हालांकि 1990 में जब यह पीसा की मीनार ज़्यादा झुक गई थी तो इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ दिन बाद फिर खोला गया। इसकी ऊंचाई करीब 54 मीटर है, लेकिन जो हमारा रत्नेश्वर मंदिर है ये 74 मीटर ऊंचा है। पीसा की मीनार से 20 मीटर ऊंचा ज़्यादा। हमारी ये विरासत आज अंधेरे में कैद है। आइए आज इसे हम पूरी दुनिया के सामने विख्यात करें और लोग जानें कि पीसा की मीनार से भी बड़ी
कोई चीज भारत में उत्तर प्रदेश में बनारस में मणिकर्णिका घाट पर रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये 12 मास पानी में डूबा रहता है, पूरा नहीं, आधा के लगभग। ये एक चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर आप जो मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। शिव से जुड़ी हुई बहुत सारे यहाँ पर परंपराएं और किस्से हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इसे पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित नहीं कर पाई है और न ही विश्व के पटल पर इसको प्रदर्शित कर पाई है। इस खबर के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को ये बताना भी चाहते हैं कि असली विरासत रत्नेश्वर महादेव है बनारस का, ये भी दुनिया की नज़रों में आना चाहिए। सिर्फ इटली की पीसा की मीनार को जो महत्व है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास है। प्रधानमंत्री का कार्यालय है, बीजेपी की यूपी में सरकार है, पर्यटन विभाग है, लेकिन किसी की निगाह इस मंदिर की ओर नहीं है। ये बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र हो सकती है पूरी दुनिया के लिए और वैज्ञानिकों के शोध के लिए भी। बहरहाल हम उम्मीद करें कि इस खबर के बाद शायद सरकार चेते या उसका ध्यान इस ओर जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बेहद निकट हैं, लेकिन मुलायम के परिवार में कटुता बढ़ती जा रही है। लोग उम्मीद लगाए थे कि जल्दी ही मिलन का ऐलान होगा, लेकिन इस बार की होली ने सब किए धरे पर पानी फेर दिया। लोगों की उम्मीदें धाराशाही हो गई। मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार, और जो लोग इस उम्मीद में थे कि शिवपाल और अखिलेश इस होली पर फिर एक मंच पर दिखेंगे और जो बर्फ है दोनों के बीच वो पिघल जाएगी क्योंकि अब वक्त आ गया है हाथ मिलाने का, वो निराश हो गए हैं। इस बार सैफई और इटावा की जो ये होली थी वो अलग थी। मुलायम सिंह के परिवार में होली के लिए इस बार 2 अलग अलग मंच लगे। कई सालों से, पीढ़ियों से जो परंपरा चली आ रही थी वो टूट गई। सैफई की होली का जो इतिहास था वो बदल गया। इस बार चाचा शिवपाल और अखिलेश ने अलग अलग होली खेली। शिवपाल अपने कॉलेज में फाग सुनते नजर आए, रंग खेलते नजर आए, तो अखिलेश यादव अपने गांव में अपने चाचा राम गोपाल के साथ अपने आवास पर फूलों की होली खेलते रहे। ना शिवपाल उधर गए ना अखिलेश। इस बार महत्वपूर्ण ये भी रहा कि मुलायम सिंह यादव की मंच पर मौजूदगी नहीं रही। समाजवादी परिवार का यह मिलन अधूरा दिख रहा है, जबकि मुलायम सिंह अखिलेश और शिवपाल को बराबर अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर चाचा और भतीजा के एक होने की जितनी उम्मीदें थी, जितनी कोशिशें थी, वो अब खत्म होती नजर आ रही हैं। मुलायम परिवार का यह बिखराव सियासत में क्या रिजल्ट लेकर आएगा, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन ये हर कोई मानता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल अगर एक होकर लड़ते तो शायद समाजवादी पार्टी की ताकत ज़्यादा होती और वो बीजेपी से डटकर मुकाबला करती। कहते हैं कि ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलाए रखिए। अब दिल तो दूर, हाथ भी मिलाना गंवारा नहीं है और शायद एक दूसरे को देखना भी पसंद ना हो। हालांकि अखिलेश यादव ने अकेला चलने का निर्णय कर लिया है और वो पूरे प्रदेश का मैराथन दौरा कर रहे हैं। वो कभी बस में बैठकर जाते हैं, कभी जहाज में, कभी कार में और कभी साइकिल पर। तो सियासत का ये जो रंग है वो राजनीति का उनका मास्टर स्ट्रोक है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। हमारे यहाँ गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि महुआ बड़े काम की चीज़ है। हालांकि नई पीढ़ी हो सकता है महुआ से अनजान हो, लेकिन ग्रामीण परिवेश में महुआ का उपयोग तमाम तरह से होता है। पुराने लोग जानते हैं कि महुआ से शराब भी बनती है, पकवान भी बनता है
और गाँव में हम लोगों ने ठकुआ भी खूब खाया है। इसी महुआ के महत्व को दिल्ली से एक आए साहब भी अच्छी तरह से जान चुके हैं। उन साहब का नाम है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी खासम खास रहे हैं और 3 महीना पहले जनवरी में वह नौकरी छोड़कर बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हुए। पार्टी ज्वाइन करते ही अगले दिन उन्हें एमएलसी बना दिया गया। उनका सीधा कनेक्शन है, इस बात का लोगों को एहसास भी हो गया, लेकिन उनको लेकर अभी बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई हैं और कई सारे चमत्कार होने की उम्मीद है। हालांकि इन 3 महीनों में लोग इंतजार ही करते रहे। इसी बीच होली का पर्व आ गया और शर्मा जी भी होली के रंग में रंग गए। शर्मा जी ने महुआ के महत्व को समझा और गांव में उन्होंने इसका पूरा आनंद लिया। सोशल मीडिया पर उनकी महुआ बीनते हुए तस्वीरें वायरल हुई और लोगों ने उनको फाग गाते हुए भी सुना और रंग से सराबोर भी देखा। अरविंद शर्मा एक अनुभवी अफसर हैं, सियासत को भी करीब से देखा है और देश और दुनिया की सियासत में उन्होंने कई बार महत्वपूर्ण रोल भी निभाया है। अमेरिका में ओबामा से लेकर ट्रंप तक उनके साथ वो काम कर चुके हैं। 1988 बैच का यह अफसर सधे कदमों से लखनऊ में चल रहा है। हालांकि एमएलसी बनने के बाद उसको डालीबाग में एक आवास आवंटित हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना ठिकाना वीवीआईपी गेस्ट हाउस बना रखा है। सियासत के बदलते समीकरणों को देखने के लिए वीवीआईपी का गेस्ट हाउस अच्छा भी है, विधानसभा से करीब भी है और शहर में भी लोग आसानी से आ जा सकते हैं। जानकार ये मानते हैं कि शर्मा उत्तर प्रदेश में लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं और इस समय जो पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और यूपी में पंचायत का, इनके परिणाम आने के बाद बहुत सारे समीकरण बदलेंगे और अरविंद शर्मा के सितारे भी फिर ऊंचाइयों पर जाएंगे। यूपी की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है और पदाधिकारी हैं, वो अरविंद शर्मा को लेकर बड़े सतर्क हैं और उनके बारे में कुछ भी खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन संभावनाएं इस बात पर टिकी हैं कि जब 2 मई को बंगाल और यूपी के पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो सियासत की हलचल बढ़ेगी, समीकरण बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, नज़ारा बदलेगा। इस उम्मीद में ही लोग चले जा रहे हैं। हालांकि यूपी में करीब अब 8 महीना ही बचे हैं जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो जो मई का महीना है, अगर उसमें सियासी तस्वीर नहीं बदली तो शर्मा जी के लिए भी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन सियासत तो पल दो पल में बदलती है और जिसका सीधा कनेक्शन हो उसके लिए ये क्या मायने रखता है समय। तो जो लोग इस संदेश को अगर समझ पा रहे हैं या देख रहे हैं वो तो उम्मीद में है, लेकिन एक धड़ा बीजेपी का ऐसा भी है सरकार में जो शायद शर्मा को चाहता होगा कि वो पीछे ही रह जाएं, आगे ना आ पाए। अब कुल मिलाकर ये लड़ाई सियासत के साथ साथ अहम की भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग जमीनी राजनीति में हैं वो दूसरों को आयातित या ऊपर से आया हुआ कहकर खारिज करते हैं। अब ये देखना होगा कि किसका कनेक्शन ज़्यादा मजबूत है, किसका लक ज़्यादा बढ़िया है। हम उम्मीद करें कि होली के रंग ऐसे ही बरसते रहें, शर्मा जी हंसते और मुस्कुराते रहें और उत्तर प्रदेश की जो सियासी पारी खेलने के लिए आए हैं उसमें और जल्दी वो सक्रिय भूमिका में दिखें। बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन का एक वर्ग भी इसको चाहता है। बहरहाल आपको जाते जाते आज शर्मा जी के लिए इन्हीं शब्दों के साथ छोड़ जाएंगे कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर न था, इसके सिवा
मेरा कोई कसूर न था। तो इस सप्ताह में चटपटी और रोचक खबरों के साथ बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।